अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो टर्की में पढ़ना चाहते हैं, टर्की में इंटरेस्टेड हैं, बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं विदाउट आइट्स, विदाउट कोई इंग्लिश लेटर, सिर्फ लाइक आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। कोई यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई अप्लाई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है और ये स्कॉलरशिप है भी फुली फंडेड। ठीक है, इस स्कॉलरशिप को आप कहते हैं टर्की बुर्सलेरी स्कॉलरशिप, जो कि हर साल 10 जन टू 25 तक इसकी एप्लीकेशनें चलती हैं, जो इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ठीक है, इस स्कॉलरशिप में इसके लिए जो है ना आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अभी से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। ये ना हो कि कॉपी पेस्ट करके एंड में जस्ट डॉक्यूमेंट्स बनाएं, कॉपी पेस्ट करें, सबमिट करके बैठ जाएं। तो एक अच्छी और कम्पिटिटिव लेवल की एप्लीकेशन आपने किस तरह से बनानी है आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। अब यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे डेडलाइन मिल जाती है, एप्लीकेशन डेट्स 10 जन टू 25 2026। अभी एप्लीकेशन को 5 दिन रहते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इसकी पहले किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, किस तरह से एक वेल कम्पिटिटिव एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, किस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे, बेनिफिट्स इसके क्या होंगे। ठीक है, ये स्कॉलरशिप यूनिक क्यों है। ठीक है, अगर अब मैक्सिमम स्टूडेंट पूछते हैं कि जी हमारे एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, वो एजेंट से थके हुए होते हैं। ठीक है, जो सेल बेस पे उनको स्टूडेंट को बाहर भेजते हैं या एडमिशन कराते हैं, उनको ये तक भी पता नहीं होता कि स्कॉलरशिप और एडमिशन एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, स्कॉलरशिप जिसका लगता है वो बिल्कुल फ्री जाता है, जिसका एडमिशन होता है उसको एक्सपेंसेस खुद कवर करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो स्कॉलरशिप है इसमें सिर्फ ना कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बल्कि ट्यूशन फ़ी, आपकी रिहाइश, हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्कुल सारी चीज़ें आपकी एकेडमिक हैं, सोशल हैं, कल्चरल फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वेदर आप एसोसिएट प्रोग्राम में अप्लाई करें, बैचलर में अप्लाई करें, मास्टर में अप्लाई करें, पीएचडी के लिए अप्लाई करें। ठीक है, सारे डिग्री लेवल यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्राम देखें जी, सच एस रिसर्च स्कॉलरशिप, सक्सेस स्कॉलरशिप की, ATIP स्कॉलरशिप, या पे मल्टीपल टाइप्स की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है उसको हम कहते हैं टर्की बुर्सलेरी स्कॉलरशिप। ठीक है, अब इस स्कॉलरशिप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिस्टम मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन स्केड्यूल का। हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, क्या आपने अप्लाई इसमें करनी किस तरह से होती है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं ताकि एक कम्पिटिटिव लेवल की आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए जी, फर्स्ट मेथड है कि आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपने तमाम तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं पहले से, लेकिन उसने सेकंड स्टेप में कहा है, वो इस वजह से कहा है कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ऑब्वियसली आप एप्लीकेशन स्टार्ट करने लगे हैं, तो फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर आपने लिस्ट बनानी है यूनिवर्सिटीज़ की जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और जिस यूनिवर्सिटी के अंडर आपका रिक्वायर्ड कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्या है, आपने एक ओरिजिनल लेटर ऑफ इंटेंट बनाना है। ठीक है, जो एक्सप्लेन कर रहा हो आपकी प्रेफरेंसेस को, आपकी एक्सपेक्टेशन को, आपके फ्यूचर गोल्स को। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है। ठीक है, अब ये लेटर बनाने से पहले आपको जो बेसिक चीज़ करनी पड़ती है, आपने मेरी वॉइस सुन लेनी है, सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये जो लेटर आपने बनाना है, ठीक है, अब लाइक हम क्यों प्रेफरेंस रख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब हमने यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, टर्की की जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होंगी जब आप अप्लाई करने लगेंगे, उसमें जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने उनको सर्च करना है। सर्च करने के बाद प्रोग्राम वाले सेक्शन पे जाएं, अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करें, उस प्रोग्राम की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फ्यूचर क्या है, वो आपने वहाँ पर देखने, और उस प्रोग्राम के अंडर फैकल्टीज़ कौन है, प्रोफेसर्स कौन है, वो आपने चेक करने हैं। फिर जो प्रोफेसर आपको मोस्ट अट्रैक्टिव लगता है वर्क के लिहाज से, ठीक है, पोजीशन के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से, आपने वो इनलिस्ट करना होता है इस लेटर में। ठीक है, लाइक अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, चैट GPT से बना रहे हो, AI टूल से बना रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो तो एक जनरल आपका मोटिवेशन लेटर होता है, या ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है ये जनरल होगा। लेकिन अगर आप एक वेल फॉर्म, ठीक है, मोटिवेशन लेटर हो या लेटर ऑफ इंटेंट हो आप बनाना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी पहले रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च मतलब ये है कि आप पहले जाएं, यूनिवर्सिटी सर्च करें, फैकल्टी चेक करें, प्रोग्राम चेक करें, रिसर्च एरियाज चेक करें, उसके फ्यूचर गोल चेक करें, ये सारी चीज़ें अब ये लेटर के अंदर आपने रेफरेंसेस के तौर पे ऐड करने होते हैं। ठीक है, लाइक मुझे इस यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा,
इस काम के लिहाज से, उसकी इतनी पब्लिकेशन है, उसके इतना ये रिसर्च वर्क है, ठीक है, उसके अंडर मुझे पढ़ने में जो है ना विश है। तो ये चीज़ें आपने उस लेटर के अंदर रेफरेंस के तौर पर ऐड करनी है, उस प्रोफेसर्स का नाम, प्रोग्राम का नाम, रिसर्च एरियाज, ठीक है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद अब प्रेफरेंस तो आपने बता दी कि पहले यूनिवर्सिटी ये चूज़ की, दूसरी ये चूज़ की, तीसरी ये चूज़ की, रीज़न बतानी है कि क्यों चूज़ कर रहे हो, फर्स्ट नंबर पे ये यूनिवर्सिटी रख क्यों रहे हो, सेकंड नंबर पे ये यूनिवर्सिटी क्यों रख रहे हो। तो ये आपके पास रीज़न्स होनी चाहिए। ये रीज़न्स आपके पास तब आएंगी जब आप यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, उसके जो डिफरेंस हैं एक दूसरे से, ठीक है, की डिफरेंस, वो आपने पॉइंट आउट निकालने हैं, फिर वो आपने इस लेटर में मेंशन करना है कि आप पहले जो प्रेफरेंस है इस यूनिवर्सिटी को इस वजह से रख रहे हो, दूसरी को इस वजह से रख रहे हो, तीसरी को इस वजह से रख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, लाइक आपकी डिग्री होगी, डिग्री होने के बाद आपके फ्यूचर्स क्या है, आप ये डिग्री जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ये रीज़न आपके पास होनी चाहिए। ये लेटर्स आपने अपने सेल्फ मोटिवेशन की बेस पे बनानी है, सेल्फ रिसर्च बेस पे बनाना है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको जो है ना जून में औरों को सिलेक्टिव मैसेज आएंगे इंटरव्यू के लिए, आप वेट करते रहोगे कि जी हमें मैसेज नहीं आ रहा, हमें मैसेज नहीं आ रहा, फिर 2 मंथ बाद लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है विदाउट मैंशनिंग एनी रीजंस। वो रीज़न यही होती हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप कॉपी पेस्ट अपलोड कर देते हो, बनाते नहीं हो, ठीक है। लाइक अभी 1 मंथ पड़ा, आप समझते हैं कि जी अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, मैं बाद में अप्लाई कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी स्कॉलरशिप हो उसके लिए आपको डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। सबमिशन मुश्किल नहीं होती, मल्टीपल आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती है, ठीक है। फॉर्म फिल करना होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, ठीक है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, वो तो हर बंदा कर लेता है। जो बैक एंड पे काम होता है ना, वो करना जो है ना कुछ डिफ़िकल्ट होता है और टाइम टेकिंग होता है, वो आप लोग नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके कॉपी पेस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी का आपको पता नहीं होता कि मैं सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, प्रोफेसर का आपको पता नहीं होता कि इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं कौन, मैं पढ़ने तो जा रहा हूँ लेकिन फैकल्टी का मुझे पता नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना बेसिक देखी जाती हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए। उसके अलावा जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट हो जाती है, आपकी रिव्यू की जाती है, ठीक है, तमाम तर स्टेजेस पे। यहाँ पे देखें जी, आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द स्टेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स अप्रूव योर एप्लीकेशन। जब आप पास कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिव्यूइंग, ठीक है, फिर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी जाती है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो वेल एंड गुड, उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट आप बाद में बनवा लें, नो इशू। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर वो ये ख्वाहिश लेके बैठा है कि मैंने फॉरेन कंट्री में जाना है लेकिन मैं पासपोर्ट्स नहीं बनवाना चाहता, तो वो कभी भी नहीं जा सकता। डे 1 से अगर आपने विश किया है कि मैं फॉरेन कंट्री में जाऊंगा, स्कॉलरशिप के लिए जाऊंगा, तो आपको डे 1 से ही जो है ना पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है, 10 साल के ड्यूरेशन का बनवा लें, ठीक है। उसके बाद एक आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। आप फोटोग्राफ कोई भी बैकग्राउंड हो, यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे, कोई शॉपकीपर के पास आपको बैकग्राउंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे बैकग्राउंड रिमूवर। अगर आपकी पर्सनल पिक्चर है, आप यहाँ पे आके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ब्लू डालें, ईजिली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई एग्ज़ाम्स है नेशनल, मैंडेटरी नहीं है, कोई है तो वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपकी रिज़ल्ट या डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, नो इशू, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या अपलोड करेंगे, टेम्परेरी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट। अब ट्रांसक्रिप्ट मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता। ट्रांसक्रिप्ट हम कहते हैं DMC, डिटेल मार्क्स शीट, या रिज़ल्ट कार्ड इन कॉमन लैंग्वेज, इसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी लेवल के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने ग्रे दिया हुआ है, GMAT दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, या कोई भी दिया हुआ है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये चीज़ आपने मेंशन करनी है बिफोर सिलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपने लाजमी जाकर रेट आउट करनी है बिफोर सिलेक्टिंग एंड सबमिटिंग एप्लीकेशन। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं कि वो IELTS, ग्रे, GMAT जैसा डिमांड कर सकती हैं, लाजमी नहीं कि नहीं करेंगी, कुछ करती हैं, ठीक है। विदाउट ऑप्शन है पड़ा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि बिफोर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी आपको यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करनी है, इंटरनेशनल सेक्शन पे जाना है। उसके बाद आपने उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है, जहाँ पे प्रोफिशिएंसी अलाउ है आपने उसी यूनिवर्सिटी को जो है ना सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, GMAT, सेट वगैरह, ठीक है।
उसके बाद नीचे आ जाता है जी प्रपोजल और रिसर्च टॉपिक, कि आपका प्रपोजल क्या है, रिसर्च टॉपिक क्या है। ये जो है ना मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, बैचलर वालों के लिए नहीं है कंपलसरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ ओनली फॉर पीएचडी, लेकिन मास्टर के लिए भी लिखना पड़ता है, वो आपको एप्लीकेशन फिलिंग के दौरान ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे पीएचडी का जो स्टूडेंट है रिसर्च टॉपिक, पहले तो जो भी स्टूडेंट पीएचडी का है इसमें इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहता है, वो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोर करने के बाद इंटरनेशनल सेक्शन पे जाएगा। इंटरनेशनल सेक्शन पे जाने के बाद, ठीक है, अवेलेबल प्रोग्राम चेक करेगा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। फिर अवेलेबल प्रोग्राम के अंडर फैकल्टी चेक करेगा कि ये फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल हैं इन दीज रिसर्च एरियाज और थीम्स। फिर जिस प्रोफेसर के साथ स्टूडेंट का रिसर्च या मैच कर रहा है, फिर उसी प्रोफेसर की प्रोफाइल रीड आउट करेगा, उसका रिसर्च इंटरेस्ट रीड आउट करेगा, पब्लिकेशन रीड आउट करेगा, प्रोफाइल रीड आउट करेगा। फिर उसी के मुताबिक अगर स्पेसिफिक प्रोफेसर के अंडर वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, पीएचडी करना चाह रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी तो उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, उसके यूनिवर्सिटी के अंडर जो पोटेंशियल सुपरवाइजर है उसको भी डिसाइड कर दिया कि मैं उसके सुपरविजन में जाना चाहता हूँ, तो उसके रेलिवेंट आपने यहाँ पे रिसर्च टॉपिक बनाना है, टाइटल आपने सिलेक्ट करना है, प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल जो है ना आपका, आप यहाँ पे लाइक कोई भी आपका टॉपिक है, यहाँ पे आपको गूगल स्कॉलर इंटर करें, ये वेबसाइट है, ठीक है, पबमेड भी है, गूगल स्कॉलर भी है। यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइक मैंने रेफरेंसेस ऐड किया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा टॉपिक है, ठीक है, इसको मैं टॉपिक को एंटर करता हूँ। इसके रेलिवेंट जो भी ऑलरेडी पब्लिश्ड पेपर्स होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है आपको, अगर इसी स्पेसिफिक टॉपिक के रेलिवेंट ही आपको पेपर चाहिए तो आप रिलेटेड आर्टिकल्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसके रिलेटेड तमाम तर जो ऑलरेडी पब्लिश्ड जो पेपर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, लिटरेचर रिव्यू पढ़ें, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, मेथोडोलॉजी पढ़ें, रिजल्ट्स पढ़ें, डिस्कशन पढ़ें, सारी चीज़ें। जब 2-3 आप आर्टिकल पढ़ेंगे, 3-4 आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये आर्टिकल है क्या, ये थीसिस वर्क क्या होता है, ये रिसर्च होती क्या, ये रिसर्च प्रपोजल है क्या। यहाँ से आपने ओवरव्यू लेना है और इधर से 2-3 लाइनें पिकअप करके आपने अपना रिसर्च प्रपोजल जो है ना प्रिपेयर करना है। ChatGPT से बनाएंगे तो इन रेयर केस, बल्कि वो एक्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि प्रोफेसर को पता लग जाता है कि लैंग्वेज यूज़ कौन सी हो रही है। ChatGPT की लैंग्वेज और कॉमन जो हमारी थीसिस में या रिसर्च आर्टिकल में यूज़ होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। वहाँ पे मिस्टेक्स भी काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। ये आपने इससे अवॉइड करना है, ChatGPT से बना हुआ रिसर्च प्रपोजल। अब ये तमाम तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास होने चाहिए तमाम तर स्टूडेंट के पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है जी, यहाँ पे आपके पास आ जाता है क्राइटेरिया कि स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं है, किस प्रोग्राम में कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट जी पूछते हैं जी मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं, मेरे चांसेस ऑफ सिलेक्शन है कि नहीं है। स्कॉलरशिप कोई भी हो जहाँ पे आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है, चाहे आपकी CGPA लो है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके वहाँ पे चांसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं। स्कॉलरशिप किसी बंदे के थ्रू कराएं, किसी एजेंट के थ्रू कराएं, गारंटीड बेस कोई भी नहीं होता स्कॉलरशिप। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप किसी के थ्रू अप्लाई कराते हैं, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कराते हैं, तो वो आपसे 3 लाख लेता है, 4 लाख लेता है या 5 लाख लेता है। वो आपको कहता है जी मैं आपका स्कॉलरशिप लगा दूंगा, लेकिन वो स्कॉलरशिप नहीं होता। जब आपको ऑफर लेटर मिलती है वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है सेल्फ फाइनेंस। वो उसमें 30%, 25% या 35% या 40% डिस्काउंट जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी दे रही होती है तमाम स्टूडेंट्स को जो सेल्फ बेस्ड पे जाना चाहते हैं, वही लेटर निकलवा लेते हैं। एक एप्लीकेशन करने के बाद आपसे 3 लाख या 6 लाख या 5 लाख ले लेते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप अगर वो कहता है कि वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है यू आर सिलेक्टेड ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप अंडर दिस स्कॉलरशिप, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि ये स्कॉलरशिप का नाम है, इस स्कॉलरशिप के अंडर आप सिलेक्ट हुए हो। पार्शल स्कॉलरशिप नहीं होता, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वो यूनिवर्सिटी खुद भी दे देती है पार्शल स्कॉलरशिप, लेकिन जो मेन स्कॉलरशिप होता है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है जिसमें तमाम तरह बेनिफिट्स उनकी तरफ से दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं बात करूँ ना कि ग्रेजुएट वो स्टूडेंट जो एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 70% उनके मार्क्स होने चाहिए, लेकिन इसमें कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट ग्रेजुएट है, ठीक है, BS का स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास 75% होना चाहिए। फिर किसी भी डिपार्टमेंट में वो अप्लाई करना चाहे वो कर सकता है अपनी चॉइस के मुताबिक, एक्सेप्ट MBBS, BDS एंड डी फार्मेसी, बिकॉज
इन दिस प्रोग्राम्स आपके पास जो मार्क्स परसेंटेज होनी चाहिए वो 90% होनी चाहिए। 90% से आपका 0.01 भी कम है ना, फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो, अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जैक्ट 90% हो या उससे ज़्यादा आपके परसेंटेज हैं तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं, फिर भी आप एक एलिजिबिलिटी की लिस्ट में जाते हैं। ठीक है, फिर भी आपका ये नहीं कि आपको स्कॉलरशिप लग जाएगा, अप्लाई करेंगे फिर भी आपको उनके स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा सिलेक्शन के। ठीक है, उसके बाद जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है ना, उस स्टूडेंट की एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, और जो स्टूडेंट बैचलर कर चुका है, BS कर चुका है, BA MA कर चुका है, ठीक है, उन स्टूडेंट की जो एज होनी चाहिए ना मिनिमम मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिसर्च डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप, या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज जो है ना 50 है। ठीक है, PhD स्टूडेंट के लिए जो है ना 35 एज है, 35 तक जो है ना स्टूडेंट फॉर PhD अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप एलिजिबल हो। ठीक है, आप एलिजिबल हो, सिर्फ टर्किश स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, बाकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया मास्टर एंड PhD की जो मिनिमम मार्क्स परसेंटेज है वो 75% है, BDS MBBS और D फार्मेसी के लिए 90% है, एसोसिएट डिग्री के लिए जो है ना 70% है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें है ना आपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का मेथड अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो वो भी आपको बताता हूँ कि किस पोर्टल पर जाकर आपको अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, ये आपको फ्रेशर गाइड इसी वेबसाइट पे मिल जाता है। ठीक है, ये फ्रेशर गाइड्स है 2025 एकेडमिक ईयर, ये प्रीवियस ईयर न्यू अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ से ये भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको कंप्लीट गाइडेंस इधर से मिल जाएगी। ठीक है, पोर्टल जो होता है ना एप्लीकेशन का, लास्ट पे आ जाए, यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन आ जाता है, इस पर क्लिक करें। इस पोर्टल पे आकर आपको अकाउंट फर्स्ट टाइम क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके अकाउंट रजिस्टर करेंगे, पर्सनल डाटा ऐड करेंगे, सेव क्लिक करेंगे, अकाउंट बन जाएगा। फिर जिस ईमेल को यूज़ करके आपने अकाउंट क्रिएट किया, पासवर्ड लगाया, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसको देख के आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है, मज़ीद इसमें से कोई पॉइंट्स जो मिस हो गए हैं, जो आपको समझ नहीं आई, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।